नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टूडेंट चौपाल पर। तो दोस्तों, जैसा हमने इसके पिछले वीडियो में चर्चा किया था आपसे यूपीएसआई के सिलेबस के बारे में, तो मैंने उसके सिलेबस के बारे में पूरा विस्तार से चर्चा की थी आपसे। तो जैसे कि उसको पूरे सिलेबस को 4 भागों में बांटा गया है। तो जैसे पहला था सामान्य हिंदी, दूसरा था मौलिक विधि, तीसरा था मौलिक विधि में संविधान और सामान्य ज्ञान भी था, और तीसरा था गणित, चौथा था रीजनिंग। तो दोस्तों, आज हम आपको पढ़ाएंगे सबसे पहले मौलिक विधि। और मौलिक विधि में आपको हमने बताया था कि उसमें ढेर सारी विधियां हैं। तो मौलिक विधि में जो ढेर सारी विधियां, तो उसमें से एक था भारतीय दंड संहिता या भारतीय दंड विधान। तो दोस्तों, भारतीय दंड संहिता, भारतीय दंड विधान 1860 का है ये। लेकिन इसको पढ़ने से पहले हमें ये पढ़ना है कि ये जो विधि है वो क्या है, विधि कैसे आई, ये कैसे अस्तित्व में आई, क्या समाज को चलाने में इसका कितना बड़ा रोल है, क्या है, इसके पहले इतिहास में हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि कोई भी मानव समाज जब अस्तित्व में आया तो उसमें क्या होता है, सभी व्यक्ति का अपनी एक सोच, विचार, अधिकार और हित होते हैं। तो सबके अपने अपने सोच, विचार, अधिकार और हित होते हैं, और उसी के साथ वो जीना चाहता है समाज में। लेकिन होता क्या है कि ये चीज़ें सभी व्यक्तियों की होती हैं। तो जब एक व्यक्ति का होता क्या है, फिर दूसरे व्यक्ति से ये चीज़ें क्लैश करने लगती हैं, कंट्राडिक्टी होने लगती हैं। एक सोचता है कि मैं अपना लागू करूँ, एक सोचता मैं अपना। और इसी के साथ ही समाज में भी उसके जो सोच, विचार और अपने अधिकार और हित हैं, समाज से भी उसका टकराव होता है। तो इसी टकराव की स्थिति में क्या होता है कि विवाद पैदा होता है। और विवाद जब पैदा होता है तो दोस्तों, ऐसे विवाद को निपटारा करने के लिए ही विधि की ज़रूरत होती है। तो ऐसे समय में ही विधि अस्तित्व में आता है। तो विधि क्या है ये जानना जरूरी है। विधि अस्तित्व में आता है और वो क्या करता है विधि। तो विधि का सिर्फ 2 काम है। विधि क्या करती है, वो समाज में क्या है, विधि समाज में प्रत्येक व्यक्ति की सीमा तय करती है कि भाई वो समाज में उसकी क्या दायरे हैं, कितना वो अधिकार का अपने इस्तेमाल करेगा और कितना तक नहीं करेगा। कि यानी कहने का मतलब यह है कि आप उतने ही अधिकार का इस्तेमाल कर सकें जिससे दूसरे के अधिकार का अतिक्रमण ना हो। और दूसरा है, विधि क्या है, विवाद की स्थिति में उपचार प्रदान करती है। तो विधि का ये 2 बहुत मुख्य कार्य है कि वो व्यक्तियों की सीमा तय करती है और विवाद की स्थिति में लोगों को उपचार प्रदान करती है। तो हम देखते हैं कि विधि, बहुत लोग सोचते होंगे कि विधि बस कोई अधिनियम है, कोई ये है। विधि देखिए, प्राचीन काल में जो हम जाएंगे तो उस समय कोई इस तरीके की आज संवैधानिक व्यवस्था नहीं थी। तो उस समय जो भी एक बड़े वर्ग के द्वारा कोई भी ऐसा काम जो ऐसा लगता था कि लोगों को उससे फ़ायदा हो रहा है, तो उसको वो लोग मान लेते थे कि ये काम सही है। तो रूढ़ि और प्रथा के रूप में भी विधि अस्तित्व में थी। जैसा कि संविधान जब आप पढ़ेंगे तो उसके आर्टिकल 13 में विधि की परिभाषा दी गई कि विधि के अंतर्गत क्या क्या आता है। तो जैसे उसमें बताया गया है कि इसमें क्या है कि अध्यादेश, आदेश, नियम, विनियम, ठीक है, और अधिसूचना, उपविधि, रूढ़ि, प्रथा, ये सब विधि हैं। तो ये मत सोचिएगा कि रूढ़ि और प्रथा ये विधि नहीं, ये भी विधि है। क्योंकि आज के वर्तमान समय में हम देख पा रहे हैं कि भाई लोकसभा है, राज्यसभा है, विधानमंडल है, विधान परिषद है। तो वो लोग क्या होता है, कोई विधेयक लाते हैं, उस पर दोनों सदनों की बहस होती है, फिर उस पर दोनों सदनों की अपनी भाई सदनों से पास होता है, फिर उस पर राज्यपाल और राष्ट्रपति की अनुमति मिलती है, फिर वो विधि का रूप ले लेता है अधिनियम का। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले ऐसा था कि भाई कोई भी काम जो समाज में लोगों को अच्छा लगता था उसको करते जाते थे। लगता है कि समाज का कोई अहित नहीं है तो उसको मान लिया था कि ये सभी लोगों को ऐसा करना चाहिए। तो एंशिएंट काल में जो हम देखेंगे तो उस समय क्या था कि प्राचीन काल में सबसे मेन था मनु संहिता। और भी चीज़ें, वेद, पुराण, ऐसे स्मृति ढेर सारी थीं, लेकिन टीकाएँ थीं जिससे समाज चलता था। तो उसमें क्या हुआ कि मनु संहिता में उसमें भी कुछ ऐसे क्लियर किए गए थे कि अपराध के प्रकार कैसे कैसे होंगे, कैसे कैसे अपराधों को दंड देने का प्रावधान था। जैसे कोई किसी पे प्रहार कर दे, आक्रमण कर दे, मानहानि किसी का कर दे, चोरी, डकैती, जुआ, ठगी, इसमें क्या था, इसमें ऐसे कार्यों के लिए उस समय दंड दिया जाता था। और दंड देने का आधार जो था वो था सामाजिक स्तर या जाति और अपराध से संबंधित तत्व। तो मतलब समाज में आपकी क्या जाति थी, क्या आपका समाज में स्तर था, इसके हिसाब से सज़ा दिया जाता था और किस तरीके के आपने अपराध किए हैं। उसके बाद लेकिन जब हम आते हैं मिडुअल में, मध्यकालीन भारत में आते हैं, तो उस समय
आप जानते हैं कि जैसे बाबर के समय से जैसे मुग़ल काल को माना जाता है मध्यकाल, और पहले से 1206 से ही माना जाता है, लेकिन बेसिकली हम मुग़ल से ही देखते हैं। तो उसके बाद इसमें देखते हैं कि उसमें क्या था, मेन आधार क्या था, विधि क्या थी उस समय मुस्लिमों के समय में। उस समय विधि आपकी थी जैसे कुरान था, ठीक है, तो उनका मेन ये था, कुरान के हिसाब से ही उसमें लोगों को सज़ा दिया जाता था। तो उसमें क्या था कि, और इसमें जो मनुष्य मृत्यु, उसमें मृत्युदंड का भी प्रावधान था, इसको याद रखिए कि उस समय भी मृत्युदंड दिया जाता था। तो कुरान इसमें अपराध का जो आधार था, तो इसमें कि मतलब आप किस किस तरीके का कार्य करेंगे जिसको उस समय अपराध माना जाता था। तो इसमें था जैसे जीना, इसको एक था अवैध संबंध, किसी जन अवैध किसी स्त्री से गलत संबंध बनाना, और उस तरीके से फिर उसके बाद था शराब पीना, इसको भी अपराध घोषित किया गया था। चोरी करना अपराध घोषित किया गया था। राहजनी करना अपराध घोषित किया गया था। विवाहित स्त्री पर दोषारोपण, कोई आरोप लगाना कि भाई कोई स्त्री है, उससे कोई कहा कि उसका 4 पुरुषों के साथ या 10 लोगों के साथ रिलेशन है, तो इस तरीके के कोई दोषारोपण लगाना वो भी अपराध था उस समय। और जहाँ पर मान लीजिए कि जिसके लिए दंड का एग्जैक्ट प्रावधान है कि इसके लिए इतनी सज़ा है, इसके लिए ये सज़ा है, तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जहाँ दंड निर्धारित नहीं था, वहाँ जो न्यायाधीश हुआ करते थे उनके विवेक पर था कि भाई आप देख लीजिए और जिस लायक हो उसको वैसी सज़ा दे दीजिए, तो उनके विवेक पर था वो, तो ऐसा वो करते थे। लेकिन जब हम आधुनिक काल में आते हैं, तो आधुनिक काल में जैसे मुग़ल काल का जब हम देखते हैं कि औरंगजेब के बाद भाई बाबर के बाद फिर उधर हुमायूं, फिर अकबर इधर, उसके बाद इसका क्या नाम है, अकबर के बाद फिर ये सलीम जिसको कहते हैं अकबर का लड़का, ठीक, उसके बाद इधर आता है, फिर औरंगजेब आता है, औरंगजेब के बाद फिर उधर क्या होता है, मुग़लों का धीरे धीरे औरंगजेब के बाद पतन शुरू हो जाता है। तो मुग़लों का अंतिम जो शासक था बहादुर शाह, इसको जफ़र भी कहते हैं, बहादुर शाह जफ़र, 1857 की क्रांति के समय उसी ने लीड किया था। तो उसके बाद मुग़लों के पतन के बाद क्या हुआ, जब अंग्रेज़ भारत में आए, यूरोपियों का जब आगमन हुआ और अंग्रेज़ जो आए ब्रिटिशर्स, ठीक, तो उनकी जो ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में उन्होंने स्थापना की भारत में। वो व्यापार के बहाने आए थे, लेकिन देखे कि यहाँ क्या है कि कोई ऐसा शासक नहीं है जो पूरे देश को एक सूत्र में पिरो करके पूरे पर शासन कर सके। जब तक औरंगजेब था तब तक तो उसने पूरे भारत को जोड़ के रखा था। लेकिन बाद में क्या हुआ, जब भाई उसकी डेथ हो गई, उसके जो और पीछे वाले जो उसके भाई उत्तराधिकारी थे वो बहुत सशक्त नहीं थे, तो अंग्रेज आए। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, 1773 ईस्वी में उन्होंने एक एक्ट लाया, जिसका नाम रेगुलेटिंग एक्ट था। तो ये रेगुलेटिंग एक्ट था, इसमें क्या था, रेगुलेटिंग एक्ट, लेकिन 3, जैसे कलकत्ता हो गया, ठीक, मद्रास हो गया, बंगाल, तो ये 3 प्रेसिडेंसियों में रेगुलेटिंग एक्ट को लागू किया और वहाँ के प्रत्येक ज़िलों में एक दंड न्यायालय की स्थापना की गई, प्रत्येक ज़िले में। और इसमें न्यायाधीश के रूप में एक काजी, एक मुफ्ती और 2 मौलवी होते थे। चूँकि उसके पहले अंग्रेज़ों के पहले मुस्लिमों का ही शासन था देश में, तो न्याय में उनको भागीदारी देना जरूरी था, क्योंकि जनता उन्हीं की सुनती थी, उन्हीं की बातों को मानती थी, क्योंकि हमेशा जो शासक वर्ग होता है उसको आप बहुत इग्नोर नहीं कर पाते हैं। तो उसमें न्यायालय में एक काजी, एक मुफ्ती और 2 मौलवी होते थे। उसके बाद 1793 ईस्वी में इन न्यायालयों में अंग्रेज न्यायाधीश नियुक्त किए गए। हुआ क्या, धीरे धीरे जब अंग्रेज़ों का प्रभाव बढ़ने लगा तो उन्होंने सोचा कि भाई अब इनका कोई मतलब नहीं है, अब हम अपने देश के लोगों को, अंग्रेज़ों को उसमें न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करते हैं। तो उन्होंने फिर 1793 में न्यायालय में अंग्रेज न्यायाधीशों को नियुक्त किया जाने लगा। लेकिन 1833 के चार्टर द्वारा, पहले था वो प्रेसिडेंसियों में ही लागू था, उसके बाद 1833 के चार्टर द्वारा पूरे भारत के लिए एक दंड विधान बनाने की बात हुई। तो इसमें क्या हुआ कि लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी, और उस रिपोर्ट में 1-2 बार संशोधन के बाद उसको विधानमंडल के समक्ष रखा गया ब्रिटेन में। तो उसके बाद वो क्या हुआ, सभी संशोधनों के बाद उसमें जो भी बहस हुआ, उसके बाद वो 6 अक्टूबर 1860 ईस्वी को 6 अक्टूबर 1860 ईस्वी को वो उस पर क्या हुआ कि गवर्नर जनरल की सहमति प्राप्त हो गई, ठीक। लेकिन वो क्या हुआ, कुछ दिन के लिए स्थगित रखा गया, उसके बाद वो लागू किया गया 1 जनवरी 1862 से उसको लागू किया गया भारत में। अब इसमें आप जान लीजिए कि ये जो भारतीय दंड संहिता है 1860 का, पारित हुआ 6 अक्टूबर 1860 को, लेकिन ये लागू हो रहा 1 जनवरी 1862 से लागू हुआ। और इस अधिनियम में जो ये एक्ट, जो संहिता जो है, इसमें कुल 23 अध्याय हैं और 511 धाराएं हैं, इसको याद रखिएगा, 511 धाराएं हैं और 23 अध्याय इसमें है, ठीक। तो हम अब फिर उसके बाद हम देखते हैं कि भाई विधि क्या है, विधि,
ठीक। उसके बाद विधि को जैसे हमने बताया कि वो समाज में प्रत्येक व्यक्ति की सीमा तय करती है और विवाद की स्थिति में उपचार प्रदान करती है। लेकिन अब विधि भी दो तरीके की होती है, एक होती है मौलिक विधि, एक होती है प्रक्रिया विधि। तो मौलिक विधि में क्या होता है कि मौलिक विधि में यह व्यक्तियों के अधिकार, कर्तव्य, दायित्व को परिभाषित करती है। मौलिक विधि जो होती है आपकी व्यक्तियों के अधिकार, कर्तव्य, दायित्व को परिभाषित करती है ये। और प्रक्रिया विधि क्या होती है, ये होती है कि यह कार्यवाही बताती है कि कैसे कार्यवाही, अगर कोई अपराध होता है या कोई भी सिविल अपकार होता है, कार्यवाही, अभिवचन मतलब कि वाद विवाद जैसे होता है, आर्गूमेंट कैसे होगा, और उसके बाद सबूत कैसे प्रस्तुत किए जाएंगे, अपनी बात को साबित करने के लिए सबूत कैसे पेश किए जाएंगे, ये प्रक्रिया विधि में बताया गया है। तो ये क्या करता है, और उसी के माध्यम से मौलिक जो विधि है व्यवहार में लाई जाती है प्रक्रिया के द्वारा ही। अब फिर प्रश्न उठता है कि भाई मौलिक विधि में भी दो तरीके की विधि, जैसे एक होता है आपराधिक विधि और उसके बाद दूसरा होता है सिविल विधि। अब आपराधिक विधि का उद्देश्य जो होता है ये होता है अपराधियों को दंडित करना और अपराध को घटित होने से रोकना। आपराधिक विधि का दो मुख्य उद्देश्य होता है, अपराधियों को दंडित करना और अपराध घटित होने से रोकना। भाई दंड का बस यही उद्देश्य ही होता है कि जिसने अपराध किया है उसको दंडित करके उसके माध्यम से समाज के और लोगों में भय पैदा किया जाए कि और लोग ऐसे अपराध को ना करें, डरें, इसीलिए दंड दिया जाता है। तो और उसके बाद इधर क्या है, सिविल विधि का जो उद्देश्य है, सिविल विधि का जो उद्देश्य है वो है किसी व्यक्ति का अगर अधिकार छिन गया है, उसका किसी ज़मीन से किसी प्रॉपर्टी स्वामित्व छिन गया है या कब्जा, तो उसमें क्या होता है उसको वापस दिलाना रहता है, या अगर किसी को कोई नुकसान है तो क्षतिपूर्ति और या प्रतिकर दिलाया जाता है इसमें। ठीक। अब इसमें जो प्रक्रिया विधि है, प्रक्रिया विधि में जब आप देखेंगे तो इसमें तीन विधियां हैं। एक होता है CRPC जो दंड प्रक्रिया संहिता, ये आपके सिलेबस में है, दंड प्रक्रिया संहिता मूल विधि में ये अंतर्गत है वो। दूसरा होता है CPC सिविल प्रक्रिया संहिता 1908, ये इसमें नहीं है, लेकिन ये सिविल मामलों में जैसे दीवानी का मामला आप सुनते होंगे कि ज़मीन का विवाद हो गया है तो उसकी जो प्रोसीडिंग होती है, जो कार्यवाही होती है कि कैसे अपने आप ज़मीन को वापस पाएंगे, तो वो आपकी दंड प्रक्रिया संहिता में नहीं चलेगी। उसकी प्रक्रिया चलेगी सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत। वहाँ से आपको अपने अधिकार को एग्जीक्यूट करवाना होगा, इन्फोर्स करवाना होगा। उसके बाद आता है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ठीक है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872। अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम का ये रोल होता है, ये दोनों में काम करता है, ये दंड प्रक्रिया संहिता और सिविल प्रक्रिया संहिता दोनों में। इसी के अंतर्गत कौन से साक्ष्य माने जाएंगे, कौन से साक्ष्य नहीं माने जाएंगे, इसमें ये बताया गया है। और इसी में जो चीज़ बताई गई है उसी को आधार बना करके दोनों मामलों में साक्ष्य प्रस्तुत किया जाता है। अब हम आते हैं कि अपराध किसे कहेंगे या यह क्या है। ये बड़ा विवादित चीज़ है कि अपराध हम किसको कहेंगे। भाई हम किस कार्य को अपराध घोषित करें, किस कार्य को अपराध ना घोषित करें, तो इसको लेकर के बहुत से जो विधिवेत्ता हैं उनमें बड़ा विवाद रहा है। कोई इसकी एग्जैक्ट परिभाषा देने में असफल रहा, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक ही है, ऐसा उलझा हुआ शब्द ही है कि हम किसे अपराध कहें। तो इसमें क्या होता है, अपराध में भी दो तरीके के अपराध होते हैं कि तो इसमें क्या होता है कि एक होता है प्राइवेट अपराध, एक होता है पब्लिक या सार्वजनिक अपराध। अब अपराध को बहुत से ऐसे विधिशास्त्री हैं या विधिवेत्ता हैं जिन्होंने कहा कि कोई भी ऐसा कार्य जो विधि अगर कोई बनी है और उसके उल्लंघन में अगर व्यक्ति करता है तो उसको अपराध कहेंगे। अब लेकिन यहाँ आके बात ये फंस जाती है, या कहते हैं कि विधि द्वारा जो किसी कार्य को निषिद्ध किया गया हो उसको अपराध कहेंगे, या विधि द्वारा निषिद्ध तथा समाज के नैतिक मूल्यों के खिलाफ जो हो ऐसे कार्य को अपराध कहते हैं। तो अपराध की कोई एक एग्जैक्ट परिभाषा, या किसी ने ऐसा कहा कि जैसे ऑस्टिन महोदय हैं, उन्होंने कहा कि ये कहते हैं कि अपराध ये जो दो तरीके का प्राइवेट और जो पब्लिक वाला है सार्वजनिक अपराध, वो कहते हैं कि जिसमें पीड़ित पक्षकार अपनी पैरवी करता है, यानी कि जिसको नुकसान हुआ है वो जिसमें पैरवी करता है उसको वो कहते हैं कि वो सिविल अपकार है, या मतलब प्राइवेट अपकार है। और जिसमें अपराधी को सज़ा दिलाने के लिए राज्य पैरवी करे या स्टेट पैरवी करे, गवर्नमेंट पैरवी करे, उसको वो कहते हैं कि अपराध मतलब वो सार्वजनिक अपराध है, वो लोक अपकार है, वो मतलब समूह के विरुद्ध अपकार है, राज्य के विरुद्ध अपराध है वो। तो इसलिए ये कहा जाता है कि भाई कोई भी ऐसा कार्य जिसको
मतलब गवर्नमेंट ने विधि के माध्यम से मना किया हुआ है कि ये कार्य अगर आप करेंगे तो अपराध माना जाएगा, ये कार्य करेंगे तो अपराध नहीं माना जाएगा। तो इसकी मोटी मोटी परिभाषा आप ये जानिए कि कोई भी ऐसा कार्य जो विधि के द्वारा यह घोषित किया गया है कि ये कार्य अगर आप करेंगे तो अपराध होगा। जैसे कि आप चोरी करते हैं, अब चोरी को आईपीसी में, भाई उसमें आईपीसी में कहा गया है कि आप अगर कोई चीज़, कोई संपत्ति है, चल संपत्ति है, अब उसको बिना स्वामी की अनुमति से बेईमानीपूर्ण आशय रखते हुए, ठीक है, अब उसको अगर आप हटाते हैं, उसके कब्जे से हटाते हैं, तो ये माना जाएगा। और उसको ले लेने के आशय से, ये भी नहीं कि आशय आपका बेईमानीपूर्ण हो, उस संपत्ति को या आपके मन में हो कि मैं उसे ले लूँगा, अपने लिए इस्तेमाल करूँगा, और उस पर जिस व्यक्ति का कब्जा हो उसका बिना उसकी अनुमति से और जिस जगह पे रखा हो वहाँ से आप उसको हटाएं। तो चोरी की जो परिभाषा है उसमें बताया गया है कि भाई उसको बता दिया गया कि अगर ऐसे ऐसे कार्य करेंगे तो आपको वो जो कार्य है वो चोरी माना जाएगा। तो इसी तरीके से जैसे कि और मैं एक उदाहरण आपको दूँ तो ऐसे बहुत से कार्य हैं जो गलत तो हैं नैतिक रूप से, लेकिन उसे सरकारों ने या जो भी पिछली सरकारें हैं या भाई कह सकते हैं विधायिका ने, अगर हम बात कहें सीधा सीधा, उसको अपराध नहीं घोषित किया। जैसे अगर कोई व्यक्ति क्या है कि अगर मान लीजिए कि आप रास्ते से जा रहे हैं, वो नदी में डूब रहा है, तो अगर आप चाहें तो उसको बचा सकते हैं, ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी है कि किसी डूबते हुए व्यक्ति को बचाएं। लेकिन अगर आप उसको नहीं भी बचाते हैं और उसकी जान चली जाती है तो क्या होता है कि आप उसमें दोषी नहीं माने जाएंगे। क्यों नहीं माने जाएंगे? क्योंकि उसको क्या है, विधायिका ने अपराध घोषित नहीं किया है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि कोई भी ऐसा कार्य जिसको विधायिका ने अपराध घोषित किया है वो अपराध है, और जिसको नहीं घोषित किया वो नहीं अपराध है। तो मतलब विधायिका के द्वारा बनाई गई विधि जिसमें यह बात कही गई हो कि अगर इस काम के विरुद्ध आप कार्य करेंगे, इसके उलट अगर कार्य करेंगे तो अपराध माना जाएगा। अब इसमें क्या है कि ये जो प्राइवेट अपराध है और ये सार्वजनिक अपराध है, मतलब सिविल अपकार और लोक अपकार। इसमें क्या होता है, इसको इसलिए दो भागों में बांटा गया क्योंकि कुछ मामले होते हैं कि गंभीर मामले होते हैं, गंभीर टाइप के अपराध होते हैं, और कुछ होते हैं कि कम गंभीर होते हैं। तो इसीलिए इसको दो कैटेगरी में रखा गया है कि जो कम गंभीर अपकार होंगे उनको सिविल अपकार कहा जाएगा। कहने का मतलब है कि जो एक व्यक्ति को ही हानि पहुंचाए, अगर कोई ऐसा कार्य है कि सिर्फ एक व्यक्ति को ही नुकसान पहुंचाता है तो वो सिविल अपकार माना जाएगा। लेकिन अगर वही कार्य अगर एक बड़े समूह को नुकसान पहुंचाता है तो वो क्या है, और अधिक गंभीर भी है, तो बड़े जब समूह को नुकसान पहुंचाएगा तो जाहिर सी बात है वो गंभीर ही होगा, तो उसको सार्वजनिक अपराध या लोक अपकार माना जाता है। और यहाँ क्या है कि कार्यवाही प्राइवेट अपराध में जो है, सिविल अपकार में कार्यवाही स्वयं पीड़ित व्यक्ति करता है। भाई जिसको पीड़ा पहुँची है, मान लीजिए मेरा कोई अधिकार छीना गया है या मेरे खिलाफ कोई कार्य किया गया, तो मैं उसको सज़ा दिलाने के लिए, उसको पाने के लिए, चाहे क्षतिपूर्ति चाहे प्रतिकर कोई भी चीज़, तो मैं उसको व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई करूंगा उसके खिलाफ, उस व्यक्ति के जिसने मेरे खिलाफ किया। लेकिन जहाँ पर एक बड़े जब समूह के खिलाफ कोई कार्य होता है तो वहाँ पर क्या होता है कि देखिए, जो समाज होता है वो व्यक्तियों से ही बनता है, और छोटे छोटे पहले कबीले बनते हैं, कबीलों से गांव बनते हैं, गांव से कस्बा बनता है, कस्बों से जिला बनता है, जिलों से राज्य बनते हैं। ठीक, तो ये माना जाता है कि जब भाई बेसिक उसकी जो इकाई है, उसका जो मूल है वो व्यक्ति ही है, और व्यक्तियों का जो बड़ा समूह है उसी से ही राज्य अस्तित्व में आया है। तो अगर एक बड़े समूह के अगर खिलाफ कोई अपराध होगा, उसके खिलाफ कोई ऐसा कार्य होगा जो उनके हितों के विरुद्ध हो, तो उसको क्या होता है, उनके खिलाफ कार्यवाही जो होती है मानी जाती है कि राज्य के विरुद्ध कार्यवाही है। मतलब कि वो राज्य के विरुद्ध अपराध है, वो एक समूह के विरुद्ध तो है ही, लेकिन उनको उपचार दिलाने के लिए हुआ, उस व्यक्ति को सजा दिलाने के राज्य कार्य करता है। ये मान लिया जाता है कि राज्य के विरुद्ध अपराध है, तो इसलिए उसमें क्या होता है कि राज्य उसमें कार्यवाही करता है और इसमें व्यक्ति करता है, जिसको जो पीड़ित पक्षकार है। अब इसमें क्या है कि प्राइवेट जो अपकार है, सिविल अपकार जो है, इसमें क्या होता है कि दोनों व्यक्तियों के बीच, ये मान लीजिए जो पीड़ित पक्ष है और ये जिसने पीड़ा पहुंचाई, इन दोनों के बीच अगर समझौता होने की पूरी गुंजाइश होती है, चाहें तो अपने सिकवे गिले भूल करके आपस में समझौता कर लें, वो माफ़ी मांग लें कि भैया हमसे गलती हो गई, हम नहीं जो किए हमने गलत किया, ऐसा हमको आप माफ़ कर दीजिए।
और जो भी हो सके आपका जो नुकसान हुआ है उसका हम क्षतिपूर्ति आपको दे देते हैं। तो इसमें क्या होता है कि इसमें दोनों लोगों के बीच में समझौता हो जाता है, और जब समझौता हो जाता है वहीं विवाद खत्म हो जाता है। लेकिन इधर क्या है कि कुछ मामले तो ऐसे हैं कि जिसमें क्या है कि समझौता हो ही नहीं सकता है। आप भले ही दोनों पक्षकार चाहें, क्योंकि भाई उसमें व्यक्ति के विरुद्ध नहीं माना जाता, वो माना जाता है कि वो स्टेट के विरुद्ध अपराध है, इसलिए उसमें क्या है समझौता होने के बहुत से ऐसे मामले हैं जिनमें नहीं हो सकता। उदाहरण के तौर पे जैसे हत्या हो गया, रेप हो गया, ठीक है, अपहरण हो गया और अटेम्प्ट टू मर्डर हो गया, ठीक है। इन सब में क्या होता है, हत्या का प्रयत्न जैसे, इन सब में क्या होता है कि समझौता हो ही नहीं सकता है। लेकिन कुछ ऐसे मामले हैं उसमें भी कि जिसमें समझौता हो सकता है। तो इसमें दो तरीके के मामले हैं। इसमें एक है कि जिस व्यक्ति को पीड़ा पहुंची है, जो पीड़ित पक्षकार है, उसकी सहमति से क्या होता है कि वो, और जो अपराधी है अगर उसकी सहमति है, जो पीड़ित पक्षकार है, कि भाई चलिए उस समय जो हो गया था, अब हम सोचते हैं कि मुकदमा आगे ना चले, यहीं पर हम इसको ख़त्म कर लेते हैं, क्योंकि चलो जो हो गया, अब हमको भाई जो मुआवजा दे दीजिए, हम इसको यहीं पे बंद करना चाहते हैं। तो क्या होता है, वहाँ वो बंद हो जाता है, दोनों लोग समझौता कर लेते हैं, और उसमें जो व्यक्ति समझौता, जो अपराधी होता है, वो दोष मुक्त माना जाता है। और दूसरा है, कुछ ऐसे अपराध हैं उसमें, उसको आगे मैं डिटेल में बताऊंगा जब आगे पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी एक मैं ऐसे समरी आपको बता दे रहा हूँ। और दूसरा क्या है, कुछ अपराध ऐसे हैं कि जिसमें उच्च न्यायालय की अनुमति से, और ऐसे न्यायालय की जिस न्यायालय में मामला चल रहा है उस न्यायालय की अनुमति से, पीड़ित पक्षकार की सहमति से, न्यायालय की अनुमति से प्लस पीड़ित पक्षकार की सहमति से उन मामलों में अपराधी चाहे तो उनसे समझौता कर सकता है, और उसमें भी समझौता हो जाता है। तो फिर हम देखते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी जो अपराध है, इसमें जो है सिविल अपकार और लोक अपकार या सार्वजनिक अपराध, कुछ ऐसे अपराध हैं जो कि दोनों में आते हैं। उनमें आप चाहें तो सिविल कार्रवाई कर सकते हैं, उसमें चाहें तो आप इसको आपराधिक कार्रवाई कर सकते हैं। जैसे अब हमला हो गया, मानहानि हो गया, उपेक्षा हो गया, षड्यंत्र हो गया, न्यूसेंस हो गया, ये ऐसे हैं कि इसमें दोनों तरीके की कार्रवाई। और कहने का मतलब अपराध में क्या है, अपराध का जो उद्देश्य है, इसमें जो जो अपराध विधि है, इसमें क्या होता है कि व्यक्ति जो अपराधी है उसको दंडित किया जाता है, और इसलिए दंडित किया जाता है कि वह भविष्य में कोई अपराध ना करे। और इसमें क्या है कि जो सिविल अपकार है, इसमें क्या होता है कि व्यक्ति से ज़्यादातर मामलों में क्षतिपूर्ति ही ली जाती है। अगर मान लीजिए किसी मामले में होता है कि उसको जेल भी भेज दिया जाता है, लेकिन जेल उसको इसलिए भेजा जाता है कि वह जो उसके ऊपर आरोप है, जो उसने गलत काम किया है, या तो उसको छोड़ दे या वो अपनी गलती को मान ले। जैसे दूसरे का जो कोई ज़मीन कब्जा किया है उसको छोड़ दे, जो उसका मुआवजा उसको दे दे। तो जब तक, या उसके ऊपर कोई मान लीजिए अनियमितता, वित्तीय अनियमितता किया है उसने, भाई मान लीजिए लोन लिया है, नहीं जमा कर रहा है, तो उसको तब तक ही जेल में रखा जाएगा जब तक उसने लोन नहीं जमा। जिस दिन वह लोन का पैसा जमा कर देगा उस दिन उसको जेल से छोड़ दिया जाएगा। नहीं देगा तब की कंडीशन में उसको उस चीज़ को इन्फोर्स करवाने के लिए ही उसको जेल में डाला जाता है। लेकिन दंड विधि में इसमें क्या होता है कि अगर आपने अपराध किया, चोरी कर लिया, तो आप भले ही 10 रुपया चोरी किए हैं तो आप ये सोचिए कि आपके खिलाफ जब FIR हो गया, आप जेल चले गए, तो अब आप ये सोचिए कि हम 10 रुपये वापस करके और हम क्या करें, उसमें हम मुक्त हो जाएं, तो ऐसा नहीं हो सकता। उसमें 3 साल की सज़ा है तो है, उसमें ऐसा नहीं है। उसमें जो जेल की सज़ा है उसमें फिक्स है। लेकिन वही है, समझौता अगर कर लेते हैं तो चलिए वो अलग कंडीशन हो गया, वो आपका वहाँ ख़त्म हो जाएगा, वो आप दोष मुक्त हो जाएंगे। लेकिन ऐसे सोचिए कि पैसा सिर्फ दे करके अपने अपराध को ख़त्म कर लें, तो ऐसा नहीं होता है। तो उसके बाद फिर अब हम देखते हैं इसमें इतना हो गया पूरा कि कैसे अपराध विधि क्या है, ठीक है, मौलिक विधि क्या है, प्रक्रिया विधि क्या है, विधि क्या है। विधि समाज में से प्रत्येक व्यक्ति की सीमा तय करती है और वह क्या विवाद की स्थिति में उपचार प्रदान करती है। तो इतना हम लोगों ने और देखा ये कैसे अस्तित्व में आया। तो उसके बाद अब हम देखेंगे कि विधि जो है कि इसमें इसके जो अपराध के जो तत्व हैं कि क्या क्या होते हैं, अपराध के तत्व क्या क्या हैं, ठीक है। अब अपराध के तत्व में हम देखेंगे कि जैसे उसके लिए उसके 3-4 तत्व हैं अपराध के, ठीक है। पहला जो है कि एक व्यक्ति होना चाहिए, ठीक, एक व्यक्ति कम से कम उसको करने के लिए अपराध को एक व्यक्ति होना चाहिए जो कि अपराध कर सके, ठीक। उसके बाद जो है उस व्यक्ति का जो है एक
दूषित आशय होना चाहिए, जिसको हम दुराशय कहते हैं। ठीक, उसका एक दूषित आशय होना चाहिए जिसे हम दुराशय कहते हैं। जैसे कि हुआ कि अपराध के तत्व, ठीक, अपराध के तत्व, तो इसके 4 तत्व हैं। एक है कि एक व्यक्ति, ठीक, दूसरा हो गया दुराशय, तीसरा हो गया आपराधिक कृत्य, और चौथा हो गया आपका क्षति। ठीक, अब इसमें क्या है, अपराध के जो तत्व हैं इसमें 4 तत्व होते हैं इसके। पहला हो गया कि कोई अपराध करने के लिए सबसे पहले एक व्यक्ति होना चाहिए। भाई कोई व्यक्ति होगा तभी अपराध वो करेगा। अब वो व्यक्ति जो है, अब वो अपराध वही व्यक्ति करेगा, तो वो कैसे कार्य करेगा कि उसका कैसा आशय होना, तो उसका दुराशय, मतलब कि उसका गलत आशय हो, और वह किसी का वो गलत आशय के साथ कोई आपराधिक कृत्य करे वो। और आपराधिक कृत्य जब वो करता है तो उससे किसी को नुकसान हो, उसको क्षति पहुँचे किसी व्यक्ति को। तो जब ये पूरा चारों चरण पूरे होते हैं तब इसको कंप्लीट हम कहते हैं कि किसी ने अपराध किया। भाई व्यक्ति जरूरी है कोई काम करने के लिए, उसका दूषित आशय होना चाहिए, आपराधिक कृत्य उसने कोई किया हो। ऐसे ही कृत्य जिसको विधायिका ने आपराधिक कृत्य घोषित किया हो। मैंने बताया कि कोई व्यक्ति अगर डूब रहा है तो अगर उसको कोई नहीं बचाता है तो उसको आपराधिक कृत्य नहीं घोषित किया गया, जबकि नैतिक रूप से देखा जाए वो भी गलत है, उसको बचाना चाहिए, जहाँ तक संभव हो उसको प्रयास करना चाहिए। लेकिन अगर उसे चला जाता है फिर भी वो अपराधी नहीं है। तो इसीलिए कृत्य ऐसा होना चाहिए जो आपराधिक कृत्य हो, ठीक, और उसके बाद वो उसके ऐसे कृत्य से किसी दूसरे व्यक्ति को क्षति पहुँचे या किसी बड़े समूह को क्षति पहुँचे, पूरे समाज को क्षति पहुँचे। तो आज के लिए बस हम देख रहे हैं कि इतना हो गया। अब अगले दिन हम शुरू करेंगे कि ये कहाँ कहाँ लागू होती है, इसका विस्तार कहाँ तक है, ये कहाँ कहाँ किन पे लागू होती है, और उसमें कुछ चीज़ें। तो आज के लिए बस इतना ही साथियों, नमस्कार, धन्यवाद।